साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, बलरामपुर अस्पताल। पिछले वीडियो में मैंने आपसे डेंगू फीवर के बारे में बात की थी और उसमें आपसे कहा था कि अगला वीडियो आपको प्लेटलेट्स और उसके बारे में जो भ्रांतियां हैं समाज में, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ये रक्त में पाई जाने वाले 3 कणिकाओं में से सेल्स में से एक हैं। पहली होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, दूसरी डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक केंद्रक रहित या न्यूक्लियस रहित कोशिकाएं होती हैं जो साइज में 2 से 4 माइक्रोन की होती हैं, और इनका कार्य होता है कि रक्त स्राव जहां या ब्लीडिंग जहां हो रही हो वहां पर क्लॉटिंग फैक्टर की सहायता से थक्का बना करके ब्लीडिंग को रोक दें, रक्तस्राव को रोक दें। और जिन थक्कों की अब ज़रूरत नहीं रह गई है कालांतर में, उसको फिर बाद में वो गला भी देती हैं। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है, और इसकी कमी संख्या में जब कमी हो जाती है तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, और इनकी एक संख्या से ऊपर चले जाने को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। ये बोन मैरो में बनती हैं, रक्त मज्जा में बनती हैं, और इनके निर्माण में विभिन्न फैक्टर्स के साथ साथ B12, विटामिन और फॉलिक एसिड की भी ज़रूरत होती है। अतः बोन मैरो को प्रभावित करने वाली सभी बीमारियों में, जिसमें रक्त कैंसर भी शामिल है, और उपरोक्त विटामिन्स की कमी से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा इत्यादि, ड्रग, कुछ दवाइयों की वजह से भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड, और ट्रांसफ्यूजन के बाद, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद कभी कभी जटिलता आ जाती है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेनस कोagulation बोलते हैं, DIC, उसमें, या तिल्लियों की किसी बीमारी की वजह से बढ़ जाने की वजह से विभिन्न बैक्टीरिया और वायरसेस के संक्रमण से भी इनकी कमी हो जाती है। इसका इलाज, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का इलाज, कमी का इलाज में हमें कारण ढूंढना होता है किस वजह से ये कम हुई, और उसका सटीक इलाज करके हम प्लेटलेट्स के स्तर को सामान्य करते हैं और जटिलता को रोकते हैं। सामान्यतः प्लेटलेट को चढ़ाने के बजाय हम लोग कारण का इलाज करते हैं। हाँ, एक स्टेजेस आती हैं जब हम लोग प्लेटलेट चढ़ाने की भी बात करते हैं। इनकी सामान्य संख्या 1.5 लाख से 4 लाख प्रति क्यूबिक मिलीलीटर होती है। नए शोधों में यह पाने के बाद कि बहुत से सामान्य लोगों में इनकी लोअर नॉर्मल लिमिट 1.5 लाख के बजाय 1 लाख है, डेफिनेशन वाइज अब कह दिया गया है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तभी कहेंगे, साइटोपेनिया तभी कहेंगे कि जब उनकी संख्या 1 लाख से नीचे जाएगी। यदि प्लेटलेट्स का कार्य क्षमता में कोई प्रभावित नहीं, मतलब प्लेटलेट्स कमज़ोर नहीं हैं, तो सामान्यतः 20,000 तक स्वतः ब्लीडिंग का कोई खतरा नहीं होता है। 10,000 से कम होने पर स्वतः ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है, ये स्थिति गंभीर कहलाती है, और 10,000 से कम होने पर आँख के पर्दे में, ब्रेन में स्वतः ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है, और ये स्टेज होती है कि जब हम ट्रांसफ्यूजन जरूर करके बढ़ा दें अगर हमको कारण का इलाज करने में टाइम लग रहा है। 20 से 10,000 की संख्या के बीच में क्लिनिशियन प्रति पेशेंट के हिसाब से तय करता है कि इसमें कब चढ़ाने की ज़रूरत है मरीज को जटिलता से बचाने के लिए। प्लेटलेट स्वस्थ होने पर 5 से 10,000 की संख्या के बीच में भी ब्लीडिंग नहीं भी होती है। बहुत से प्लास्टिक एनीमिया के केसेस इसका उदाहरण है। और प्लेटलेट्स के कमज़ोर होने पर 40 से 50,000 की संख्या पे भी ब्लीडिंग हो जाती है, जैसे ब्लड कैंसर केसेस में। रिपोर्ट्स में प्लेटलेट संख्या के में बीमारी के अलावा भी कई कारण होते हैं कि कम दिखाई देने लगती है और हम एंजाइटी में चले जाते हैं। पहला बड़ा कारण है कि सामान्यतः जो खून का सैंपल हम लोग सेल काउंटिंग के लिए देते हैं वो EDTA वायल में जाता है। कभी कभी इस माध्यम में प्लेटलेट के गुच्छे बन जाते हैं कभी कभी, और चूँकि सेल काउंटर से आजकल जांचें होती हैं, और सेल काउंटर सारी सेल्स को उनकी साइज के हिसाब से अलग अलग संख्या गिन करके बतला देता है,
और प्लेटलेट की साइज मैंने बताया है कि 2 से 4 माइक्रोन होती है। यदि गुच्छा बन जाएगा तो उसमें जो खप जाएंगी प्लेटलेट्स उनको वो तो गिन नहीं पाएगा, और जब गिन नहीं पाएगा तो टोटल संख्या कम आ जाएगी। तो जब कम आ जाएगी तो इससे बचा कैसे जाए? तो अच्छी लैब के जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो प्लेटलेट की संख्या पे अगर ध्यान देना है तो वो सेल काउंटर के साथ साथ स्लाइड मेथड से मैनुअली देखते हैं कि प्लेटलेट की संख्या अगर कम आ रही है सेल काउंटर से तो कहीं उसका कारण गुच्छा बन जाना तो नहीं है, और उसके बाद ही कहते हैं कि रिपोर्टिंग करते हैं। अगर गुच्छे हैं तो उसको और भी स्पष्ट जानने के लिए हेपेरिन वायल में अलग से खून मंगा करके और तब प्लेटलेट की संख्या फिर से काउंट करके दी जा सकती है। कभी कभी जॉइंट प्लेटलेट्स की भी समस्या आती है जिसमें प्लेटलेट्स की साइज 7 माइक्रोन से ऊपर चली जाती है, तो इनको भी सेल काउंटर काउंट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो 2 से 4 माइक्रोन के बीच की ही सेल्स को प्लेटलेट्स कहेगा। तो इसमें कारण क्या होता है जॉइंट प्लेटलेट्स में जाने का? कुछ में तो जेनेटिकली होता है कि परिवार के सारे सदस्यों में बिना किसी बीमारी के जॉइंट प्लेटलेट्स पाए जा रहे हैं। कुछ परसेंटेज में ब्लड टोटल प्लेटलेट्स की कुछ परसेंटेज जो है जॉइंट प्लेटलेट्स में है वो काउंटिंग में नहीं आती हैं, और हमको जो है पिक्चर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की मिलती है क्योंकि वो 2 से 4 माइक्रोन में को ही काउंट कर पाता है सेल काउंटर। और कभी कभी क्या होता है B12 की कमी और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में भी जॉइंट प्लेटलेट्स बन जाते हैं। तो इसके लिए फिर वही बात है कि जो पैथोलॉजिस्ट है वो अगर मैनुअली देख लेगा कि इस थ्रोम्बोसाइट्स जो कम की रिपोर्ट कम आ रही है, प्लेटलेट्स की रिपोर्ट कम आ रही है, तो उसके वजह से गुच्छे या जॉइंट प्लेटलेट्स कारण तो नहीं है। और दूसरा क्या होता है कि जो सैंपल प्लेटलेट्स से जाना चाहिए ये फ्रिज में कभी नहीं रखा जाता है। प्लेटलेट्स के लिए जो सैंपल जाता है वो जल्द से जल्द लैब में पहुंचना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर पहुंचना चाहिए, मतलब 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पहुंचना चाहिए। फ्रिज में 4 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर सैंपल इसका प्लेटलेट्स की दृष्टि से ख़राब हो जाता है। प्लेटलेट्स के लिए जो सैंपल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लैब में उसका एग्जामिनेशन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि देर से पड़ा सैंपल रूम टेम्परेचर पे भी उसमें प्लेटलेट्स एक दूसरे से चिपक करके क्लम्प बना लेते हैं, तो वो पहली वाली समस्या गुच्छे बना लेते हैं, पहली वाली समस्या फिर आ जाती है। सावधानी क्या बरतनी चाहिए हम आम जनता को कि हम हमेशा एक स्टैंडर्ड लैब में दें जहां हम सुनिश्चित कर सकें कि वहां पर पैथोलॉजिस्ट सेल काउंटर के साथ मैनुअली भी कर रहा होगा, मशीनों का रखरखाव अर्थात उनका समय समय पे कैलिब्रेशन आवश्यक रूप से हो रहा होगा, और कहते हैं कि अन्य सावधानियाँ भी ली जा रही होंगी। बोन मैरो की बीमारी की संभावना होने पर बोन मैरो का एग्जामिनेशन एडवाइस की जाती है, ये बहुत ज़रूरी है। यद्यपि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मांसपेशियों में जो इंजेक्शन लगता है दवा के लिए उसको हम लोग अवॉइड करते हैं कहीं ब्लीडिंग ना हो जाए, लेकिन बोन मैरो एग्जामिनेशन जिसके अंदर हम लोग छाती की जो बीच की हड्डी होती है इसको स्टर्नम कहते हैं या कूल्हे की हड्डी होती है वहाँ से सुई डाल करके एक बूंद जो है मज्जा निकाल लेते हैं और फिर उसका माइक्रोस्कोप से एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें ब्लीडिंग का खतरा ना के बराबर होता है। अगर हम सामान्यतः प्लेटलेट्स की जो बढ़ाने की दवा तो हमारे पास कोई है नहीं, और हम लोग बीमारियों को कंट्रोल करके प्लेटलेट संख्या को सामान्यतः बढ़ा ले जाते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि पपीते के पत्ता और ये बकरी का कच्चा दूध, गिलोय, अंकुरित गेहूं, आंवला आदि से प्लेटलेट के सेवन से प्लेटलेट तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कोई शोध विश्व में उपलब्ध नहीं है कि जो ये बताए कि वास्तव में ये फ़ायदा करती है कि नहीं करती हैं। इनमें कौन सा यौगिक है जो इसको प्लेटलेट्स को बढ़ाने में कार्य करता है, किस कारण से होने वाली कौन सी बीमारी में ये कितना कौन सा ये पपीते पत्ता या बकरी दूध या कौन कितना काम करता है, और इसकी क्या डोज होनी चाहिए, किस उम्र या वेट में, और कितनी खुराक प्रतिदिन लेनी है, कितनी दिन में कितनी बार कितने दिन लेने के बाद कितना अपेक्षित लाभ अपेक्षित है, तो जटिलताएं क्या क्या हो सकती हैं इसको लेने पर, कितनी ज़्यादा लेने पर हो सकती हैं। तो बहुत से प्रश्न हैं जिनका जवाब हमारे पास अभी तक नहीं है। और अगर हम उपलब्ध लिटरेचर को देखें तो पपीते का कोई वर्णन आयुर्वेदिक किताब में नहीं मिलता, क्योंकि पपीता हमारे भारतीय मूल का पौधा नहीं है। कीवी फल के बारे में एक स्टडी में तो ये पाया गया कि ये जो थक्का बनाने की प्रक्रिया है इसको धीमा कर देता है, अर्थात ये तो ब्लीडिंग बढ़ा सकता है।
और बकरी का कच्चा दूध पीने से तो विभिन्न तरह के आंतों में इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो अपने आप में एक जटिलता अलग से पैदा कर सकती है। तो इन सबको बहुत सावधानी पूर्वक यूज़ कर सकते हैं। आपका विश्वास है, आप यूज़ करें, लेकिन इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है इनको बढ़ाने में उपयोगिता का। बहुत से लोगों ने महसूस भी किया होगा कि जिन्होंने नहीं खाया उनका भी प्लेटलेट बढ़ गई और जिन्होंने खाया उनका भी प्लेटलेट बढ़ गई। कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं है। एक स्थिति और है जब गिर जाती है, जैसे स्वस्थ गर्भवती स्त्री में प्लेटलेट की संख्या सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कहते हैं कि 1 या 1.5 लाख से नीचे चली जाती है, 1.5 लाख या 1 लाख से नीचे चली जाती है, या उससे भी नीचे हो जाती है, 1 लाख से नीचे चली जाती है। यदि और कोई बीमारी ना हो तो इसको सामान्य मानते हैं। इसको जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं और डिलीवरी के बाद ये काउंट्स नॉर्मल हो जाती हैं। एक कंडीशन होती है प्री इक्लेम्पसिया, जिसमें स्वस्थ गर्भवती महिला मतलब जो है उसका रक्तचाप भी सब नॉर्मल है, लेकिन अचानक 20 हफ्ते के प्रेगनेंसी के बाद ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है, पेशाब में प्रोटीन आने लगती है, इसको प्री इक्लेम्पसिया कहते हैं। इस कंडीशन में भी प्लेटलेट्स घट जाती हैं। तो ये हम लोग की चेकअप हो जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि हर गर्भवती स्त्री अपना एंटीनेटल चेकअप अस्पताल में या किसी दूसरे डॉक्टर से करा रही होगी, अपना बीपी, पेशाब में प्रोटीन और बहुत सी चीज़ टेस्ट अपने करा रही होगी। गर्भावस्था में पहले 6 महीने के दौरान प्लेटलेट कम से कम 30,000 और आखिरी के ट्राइमेस्टर में 50 से 70,000 मिनिमम होना ही चाहिए, और इससे नीचे होने पर ब्लीडिंग होने का क्योंकि खतरा बढ़ जाता है। नॉर्मल डिलीवरी सामान्य प्रसव में 50,000 की संख्या है तो सुरक्षित माना जा सकता है, और ऑपरेशन के समय में 80,000 से 1 लाख की संख्या है तो कहते हैं कि सुरक्षित माना जा सकता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस एक दूसरी कंडीशन होती है, जिसको हमने बताया कि अगर प्लेटलेट की संख्या बढ़ जाए तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, और कितनी बढ़ जाए, 4.5 लाख से ऊपर चली जाए, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। इनके मुख्य कारणों में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, विभिन्न तरह के संक्रमण, कुछ क्रॉनिक डिजीजेस, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां जैसे ट्यूबरकुलोसिस, आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीजेस, गंभीर दुर्घटना से गंभीर चोटें, कुछ दवाइयाँ जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इत्यादि, फेफड़े, आंतों, ब्रेस्ट और ओवरी के कैंसर्स, और यदि किसी कारण से तिल्ली शरीर से निकाल दी गई हो तो प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है, और कहते हैं कि ऐसी स्थिति हमको मिलती है। कारण का इलाज करना ही इसका भी इलाज है, और कभी कभी क्या होता है कि रक्त कैंसर या रक्त मज्जा की अन्य बीमारियां की वजह से कभी कभी इनकी काउंटिंग बढ़ करके 10 लाख या इससे ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये बड़ी संख्या से प्लेटलेट गुच्छा बना करके थक्का बनाने लग जाती हैं, और इससे खून की नलियों में प्रभावित होता है, जिससे ब्रेन में स्ट्रोक, हार्ट अटैक आदि का खतरा रहता है। सही कारण के इलाज से प्लेटलेट संख्या को सामान्य तौर पे ले आते हैं। अगर इमरजेंसी हो तो प्लेटलेट्स को एक एफेरेसिस नाम का मेथड होता है, उससे शरीर से निकाल करके कम किया जा सकता है। इसी क्रम में मैं आपसे प्लेटलेट्स चढ़ाने की नौबत आने पर क्या क्या हम लोग को ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर देता हूँ। यदि विज्ञान की दृष्टि से प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो ये ध्यान देना है कि हमको प्लेटलेट मिले कहाँ से, ब्लड बैंक से मिलेगी, रक्त बैंक से मिलेगी, और कहते हैं कि जो लाइसेंस शुदा होंगे। और ब्लड बैंक में जो प्लेटलेट्स होती हैं 2 तरह से तैयार की जाती हैं, एक रैंडम डोनर प्लेटलेट्स और जिसको हम RDP भी कह सकते हैं, और सिंगल डोनर प्लेटलेट्स जिसको हम लोग SDP भी कह सकते हैं। पहले हम बात करेंगे रैंडम डोनर प्लेटलेट्स की। रैंडम डोनर प्लेटलेट्स को पूल्ड रैंडम डोनर प्लेटलेट्स कंसंट्रेट भी कहते हैं। जब जो स्वैच्छिक रक्तदाता हैं जब खून दे देते हैं तो हर ब्लड में संक्रमण की जांचें होती हैं, और जो संक्रमण रहित होता है तो उसको 4 कंपोनेंट में सेपरेट कर लेते हैं। पहला कंपोनेंट बनता है पैक्ड RBC, जो खून की कमी में चढ़ाया जाता है। प्लेटलेट्स, जब प्लेटलेट की कमी होती है उसमें ज़रूरत होती है चढ़ाया जाता है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटेट, ये 4 कंपोनेंट होते हैं, इसमें अलग कर दिया जाता है। तो कई लोगों के जो से प्राप्त जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको बना करके हम लोग
प्लेटलेट्स के बैग्स तैयार कर लेते हैं और ऐसे एक बैग से 5 से 10 हज़ार प्लेटलेट एक बार में बढ़ जाती हैं। और एक सामान्यतः अगर प्लेटलेट की बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो उनको 4 से 8 बैग प्रति व्यक्ति की ज़रूरत होती है। इसमें क्रॉस मैचिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं। जैसे कई लोगों के प्लेटलेट्स के एक ही मरीज में प्रवेश करने से क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है और उससे जो है प्लेटलेट्स शरीर के अंदर तेज़ी से नष्ट होने लगती हैं। तो कभी कभी आपको मिलेगा कि हमने कई प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन कर दिए और तब भी प्लेटलेट्स वहीं की संख्या में बनी हुई हैं या और घट ही गई, तो ये इसमें समस्या आती है। दूसरा होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। इसके अंदर रक्तदाता मरीज के ब्लड ग्रुप का होता है और इसके अंदर जो है उसके रक्त को एफेरेसिस प्रक्रिया द्वारा मशीन से गुजारते हैं और उसमें जो है वो एक्चुअली प्लेटलेट्स को छन जाती है और शेष रक्त पुनः रक्तदाता में वापस चला जाता है। इस विधि से जो प्राप्त अगर हम 300 ml का प्लेटलेट का बैग बनाएं तो एक बैग से 30 से 40 हज़ार प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं और इसमें एलर्जिक रिएक्शन ना के बराबर होता है और लेकिन इसमें जो है इसमें रक्तदाता की तुरंत ज़रूरत होती है और कहते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप के, और ये कॉस्टली विधि भी है क्योंकि इसके अंदर एफरेसिस में प्रयोग में आने वाले कुछ कंज्यूमेबल्स बार बार खर्च होते हैं। प्लेटलेट्स को जो बैग होता है उसको कमरे के सामान्य तापमान पर रखना होता है 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और साथ में एक एजिटेटर नाम की ट्रे होती है जो हल्की हल्की हिलती रहती है, उस पर रखना होता है ताकि ये प्लेटलेट्स आपस में चिपक करके थक्का ना बना लें। और इसकी बैग में जो प्लेटलेट्स होती है इसकी भी आयु 3 से 5 दिन के लिए होती है। इसके अंदर ही हमको मरीज में प्रयोग करना होता है, नहीं तो ये वेस्ट हो जाती हैं। प्लेटलेट्स के कमी के हर कारण का इलाज जो है उस कारण को ढूंढ करके उसका इलाज करना होता है। जो सामान्यतः जो ब्लड बैंक से हमको प्लेटलेट मिलती है वो रूम टेम्परेचर मिलती है, तो उसको हमको धीमे धीमे हिलाते हुए ब्लड बैंक से वार्ड तक लाना होता है और मरीज को जल्द से जल्द चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर कहते हैं कि जल्दी नहीं चढ़ाते हैं तो प्लेटलेट्स नष्ट होने लगती हैं और एक बैग को चढ़ाने में एक एवरेज समय 20 मिनट का लगता है। साथियों, आशा है कि आपको प्लेटलेट्स के बारे में कई जानकारियाँ मिली होंगी और आपका भय भी कम हो गया होगा। अगर कोई प्रश्न आपका रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल्स को आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है और इसको जो है हर वीडियो को तरह इनको भी आप लाइक करेंगे और आपस में शेयर करेंगे ताकि और लोग इस जानकारी से परिचित हों, जानकारियाँ पाएँ और नए सब्सक्राइबर्स बने। धन्यवाद।